आदरणीय गुरुजन, भाइयों, बहनों और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को डॉक्टर सविता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं श्रीमान राकेश रेणु जी के द्वारा रचित कविताओं में से एक प्रमुख कविता संग्रह इसी से बचा जीवन से कुछ कविताएं आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राकेश रेणु जी आज के सुप्रसिद्ध कवि हैं। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, पर मैं दो शब्द आपके बारे में यहाँ बताना उचित समझती हूँ। राकेश रेणु जी का जन्म 1963 ईस्वी में बिहार प्रांत के सीतामढ़ी नामक स्थान पर हुआ। वर्तमान समय में आप आजकल के वरिष्ठ संपादक पद पर कार्यरत हैं। हिंदी और मैथिली भाषा में आपने अनेकों रचनाएं की हैं। कविता संकलन यादों के झरोखे, रोज नामचा, इसी से बचा जीवन नाम से आपके कविता संकलन है। समकालीन मैथिली साहित्य का आपने संपादन किया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख, समीक्षाएं, रिपोर्टाज प्रकाशित होते रहे हैं। आकाशवाणी व दूरदर्शन पर आपकी कविताएं, वार्ताएं, कथाएं, परिचर्चाएं प्रसारित होती रहती हैं। समकालीन परिभाषा पत्रिका, आजकल, योजना, कुरुक्षेत्र, रोजगार, समाचार, बाल भारती आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है आपने। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के लिए शब्दावली विशेषज्ञ के रूप में आपने कार्य किया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मीडिया विशेषज्ञ के रूप में विभिन्न सेमिनारों में शिरकत की है आपने। साहित्यिक सांस्कृतिक सम्मान 1997 से सम्मानित किए गए हैं। इसी से बचा जीवन आपका एक प्रमुख कविता संग्रह है। इस काव्य संग्रह से सबसे अंतिम कविता मैं तुम्हें प्यार करता हूं को मैंने यहाँ पर सर्वप्रथम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का सोचा है, जो कि दो भागों में विभाजित है। कविता के अंतर्गत कवि स्त्रियों के विविध रूपों की चर्चा करते हुए उन्हें महान बताते हैं, क्योंकि कवि का कहना है कि स्त्रियां सभ्यताओं को सिरजती हैं। कवि स्त्री को धरती के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में जो मीठा जल है वह स्त्री ही है, क्योंकि उसके जल से ही सिंचित होकर वृक्ष, वनस्पति व सभी जीव धारण करते हैं। स्त्री की मूल आधार है वह। कवि के अनुसार स्त्री और पृथ्वी की प्रकृति एक ही है। भाषा भी स्त्री है और हमारे विचार एवं चिंतन में भी स्त्री ही है। स्त्री कोमलता की पर्याय है, क्योंकि सभ्यता की कोमलतम भावनाएं स्त्री में ही पनपती हैं। इस संसार में सर्जना क्या होती है, यह कुम्हार, मूर्तिकार, चित्रकार, नर्तकी, संगीतकार सबके अंतर में रहती हुई स्त्री ही बता सकती है, क्योंकि सब में स्त्री ही बसती है। वास्तव में रचना का उत्कर्ष है स्त्री, संसार की महानतम सर्जना है। इसीलिए स्त्री से कवि कहते हैं, ऐ नारी मैं तुम में बसता हूँ। नारी के प्रति कवि के मन का सम्मान भाव यहाँ प्रदर्शित होता है। तो प्रस्तुत है कविता मैं तुम्हें प्यार करता हूँ का भाग 1। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि तुम पृथ्वी में बसती हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि तुम पृथ्वी से प्यार करती हो। मैं तुम में बसता हूँ क्योंकि तुम सभ्यताएं सिरजती हो। पृथ्वी का खारापन तुमसे, उसके आंचल के जल की मिठास तुमने सिरजे वृक्ष, वन, पर्वत, पवन, तुमने सिरजे जीव जन। ओ स्त्री मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि तुम पृथ्वी से प्यार करती हो। भाषा की जड़ों में तुम हो, हर विचार, हर दर्शन रूपायित तुमसे, हर खोज, हर शोध की वजह तुम हो। सभ्यता की कोमलतम भावनाएं तुमसे, कुम्हार ने तुमसे सीखा सिरजना, मूर्तिकार की तुम प्रेरणा।
चित्रकार के चित्रों में तुम हो, हर दुआ दुलार तुमसे, नर्तकी का नर्तन तुम हो, संगतकार का वादन, रचना का उत्कर्ष तुम हो। मैं तुम में बसता हूँ क्योंकि तुम सभ्यताएं सिरजती हो, मैं तुम में बसता हूँ क्योंकि तुम सभ्यताएं सिरजती हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं का भाग 2। इस सृष्टि में कवि सर्वत्र नारी को ही देखना चाहते हैं, इसीलिए कल्पना करते हैं कि जब मैं नीम लिखूं या बोलूं तो उस वृक्ष की जगह मुझे तुम्हारी छवि ही दिखाई दे। इसी तरह धान और उसकी बाली बोलते हुए भी कवि नारी को ही लहराता, झूमता व हंसता हुआ देखते हैं। यहाँ तक कि हिंदी वर्णमाला के 49 अक्षरों में भी कवि स्त्रियों के 49 रूप ही देखते हैं। जब वैज्ञानिकों, संगीतज्ञों, कवियों व विचारकों की बात आती है, तब भी कवि हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों से उनके नाम ढूंढते हैं और उन अप्सराओं के नामों को ढूंढते हुए भी कवि को नारी में ही सब कुछ दिखाई देता है। कवि नारी के प्रेम भाव से पगे चेहरे को देखते हैं कि किस तरह से इस पृथ्वी पर संस्कृति और मनुष्यता के केंद्र में नारी ही है। तो प्रस्तुत है कविता मैं तुम्हें प्यार करता हूं भाग 2। जो कुछ सोचूं, लिखूं कोई भी अक्षर, कोई शब्द, उसमें तुम दिखो। जो मैं लिखूं नीम, तुम्हारी छवि उभर आए। जो कहूं धान, बालियों की जगह तुम्हारा चेहरा नजर आए। बांस के झुरमुट में हंसती तुम दिखो। जो कहूं बांस, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से तुम्हारा कम से कम एक नाम रखना चाहता हूं। कम अज कम 49 नाम तो हो तुम्हारे, और 49 ही क्यों, 49 अलग अलग नाम हो, अलग अलग वर्णों से। मसलन 49 पेड़, 49 पक्षी, 49 फूल, उतने ही प्रकार के अन्न, और 49 स्थान हो, या देश, या नदियां, पर्वत, घाटियां, झीलें, कम अज कम 49 नक्षत्र तो हो। क्या इतने ग्रह होंगे ज्ञात नक्षत्रों के? सभ्यता को रचने वाले कितने लोगों के नाम याद हमें, सभ्यता को रचने वाले कितने लोगों के नाम याद हमें, कितने वैज्ञानिकों, संगीतज्ञों, कवियों, विचारकों के नाम। कम से कम 49 तो होंगे ही ना। यानी हर अक्षर से एक एक सबको याद करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं सबका चेहरा। प्रेम पगे तुम्हारे चेहरे में, देखना चाहता हूं सबका चेहरा। प्रेम पगे तुम्हारे चेहरे में, किस अथाह प्रेम में उनने रची मनुष्यता, किस अथाह प्रेम में उनने रची मनुष्यता। संस्कृति पृथ्वी की, संस्कृति पृथ्वी की। अप्सरा नाम से आपने 3 खंडों में विभाजित करके अपनी रचना प्रस्तुत की है। अप्सरा भाग 1 में नारी सौंदर्य से बहुत ही अभिभूत है कवि का मन। अप्सरा नारी सौंदर्य की पराकाष्ठा है। अप्सरा के रूप सौंदर्य का जो वर्णन पुराणों में आता है, उसके अनुसार अप्सरा अनिंद्य सुंदरी, अक्षत यौवना, सदैव कामातुर होते हुए भी अक्षत कुमारिका है। वह ऋषियों, राजर्षियों, राजाओं के लिए पृथ्वी पर अवतरित होती है। वह सदैव सुखों का उपभोग करने और कराने वाली है, इसीलिए प्रेमी अथवा संतति मोह में नहीं पड़ती है। वह सिर्फ भोगी पुरुषों के लिए ही है। उसके भोग को बेचने वाले शायद देवलोक में भी मौजूद थे, तभी तो वह अप्सरा की उपलब्धता किससे होगी यह निर्धारित करते हैं। मध्यम वर्गीय सिर्फ उनकी कल्पना कर सकता है, उसे भोग नहीं सकता। तो प्रस्तुत है अप्सरा भाग 1। अप्सरा हमारी मनीषा की सबसे सुंदर कृति है। वह हमारी मनीषा की सबसे सुंदर कृति है। वह अनिंद्य सुंदरी, अक्षत यौवना, सदैव केली आतुर,
अक्षत कुमारी। सदैव केली आतुर अक्षत कुमारी, ऋषियों राजर्षियों राजभोगियों को सुलभ, ऋषियों राजर्षियों राजभोगियों को सुलभ, पृथ्वी पर नहीं देवलोक में बसती है, जब चाहे विचरण कर सकती है पृथ्वी पर। उसके बारे में सुन पढ़ जान कर आह्लादित होती है पृथ्वी की प्रजा। उसके बारे में सुन पढ़ जान कर आह्लादित होती है पृथ्वी की प्रजा। कहते हैं मानवीय संवेदनाओं से मुक्त होती है वह, नहीं बांधता उसे प्रेमी अथवा संतति मोह। वह हमेशा गर्वोन्नत होती है अपने सौंदर्य, शरीर सौष्ठव और सतत कामेक्षा से युक्त। पुरुष सत्तात्मक समाज में भोग की अक्षत परंपरा है वह। पुरुष सत्तात्मक समाज में भोग की अक्षत परंपरा है वह। लागू नहीं होते शील के मध्यम वर्गीय मानदंड उस पर, लागू नहीं होते शील के मध्यम वर्गीय मानदंड उस पर, न उनके साथी पर। ऋषि बना रह सकता, ऋषि तत्ववेत्ता, समाज सुधारक, सिद्धांतकार। राजा केवल अपनी थकान मिटाता है, राजा केवल अपनी थकान मिटाता है। वह फैसले सुना सकता दुराचार के खिलाफ। कौमार्य, यौवन और सतत कामेक्षा के सूत्र बेचने वाले क्या तब भी मौजूद थे देवलोक में? सतत कामेक्षा के सूत्र बेचने वाले क्या तब भी मौजूद थे देवलोक में? अब प्रस्तुत है अप्सरा भाग 2। अप्सरा जो अनिंद्य सुंदरी है, उसे यदि कोई अपने लिए उपलब्ध कराना चाहता है तो देवलोक के वे दूत जो अप्सराओं के लिए भाग्य नियंता बने रहते हैं और वे जहां चाहें जैसे घर उपवन भवन में वही उपलब्ध करा देते हैं। कामेक्षा की दवा बेचने वालों की संख्या पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है, जैसे कि ढोंगी, साधु, सन्यासी, बाहुबलियों व गणिकाओं की। तो प्रस्तुत है अप्सरा भाग 2। अप्सरा जहां चाहो उपलब्ध करा देंगे, जहां चाहो उपलब्ध करा देंगे। घर उपवन वन में अनादिकाल से गोपनीय और देवलोक के लिए आरक्षित रसायन। प्रजा हर्षित हो परंपरा से गुप्त रसायन वे उतार लाए हैं धरा पर। पृथ्वी पर बढ़ने लगी है संख्या उनकी। ऋषि राजा अप्सरा के साथ साथ पृथ्वी पर बढ़ने लगी है संख्या उनकी। ऋषि राजा अप्सरा के साथ साथ। अप्सरा भाग 3 वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत की गई कविता है। अप्सराएं देवलोक से उतरकर इस मृत्युलोक में आ गई हैं। वे राजाओं ऋषियों को मुक्त करते हुए वर्तमान समय में पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बेड़ियां तोड़ने लगी हैं। अप्सराएं पहले से ही बंधन मुक्त रही हैं। आज के समय में अप्सरा रूपी नव यौवनाएं भी उन्मुक्त स्वभाव की और उच्छृंखलता के गुण से पूर्ण हैं एवं समस्त बंधनों को तोड़ अपनी मौलिकता, तरलता और सरलता से भी मुक्त हो रही हैं। अप्सरा जो समूची सृष्टि को अपने पास में जकड़ने की क्षमता रखती है, आज वे भी परंपराओं से मुक्त हो गई हैं। आज सभ्यताएं और परंपराएं बदल गई हैं। इसी भाव को अप्सरा भाग 3 में आपने बखूबी दर्शाया है। तो प्रस्तुत है अप्सरा भाग 3। अप्सरा हमारे समय में वह तोड़ती है बेड़ियां, हमारे समय में वह तोड़ती है बेड़ियां अपने अक्षत यौवन से। अनादि काल से मजबूत पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बेड़ियां। वह मुक्त होती है काम मार्ग से, योनि मार्ग से। वह मुक्त होती है चराचर के समस्त बंधनों से, संबंधों से, समाज से, परंपरा से। वह मुक्त होती है अपनी तरलता और सरलता से। अंतरित होती है नवीन काया में, नई व्यवस्थाएं रचती है। निश्चित होती है काम मार्ग से, निश्चित होती है काम मार्ग से। कसती है मोहिनी माया का पास, देव ऋषि वृक्ष वन नदी से गुजरती है। वह कसती है
मनुज को पास में अपने, वह कसती है मनुज को पास में अपने, और मुक्त होती है परंपरा में, और मुक्त होती है परंपरा में। अब मैं आपके द्वारा रचित कविता गिरगिट आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ। गिरगिट कविता में गिरगिट जैसे सामान्य जीव की तुलना चूहे से की गई है। गिरगिट के बारे में सोचते ही सर्वप्रथम मन में भय उत्पन्न होता है, वह घिन भी आती है, परंतु यह परंपरा ही हमें सिखाती है, क्योंकि विज्ञान कुछ अलग ही मत रखता है। गिरगिट किस प्रकार मनुष्य का दोस्त हो सकता है, और उसी जगह चूहा मनुष्य को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाता है, जैसे कभी जरूरी कागजात कुतर कर, कभी खाना खाकर, कभी प्लेग फैलाकर इत्यादि। परंतु चूहा परंपरा में बहुत उच्च स्थान रखता है। हम उसकी पूजा भी करते हैं और उसे बहुत प्रिय भी माना जाता है। यहाँ पर कवि गिरगिट जैसे सामान्य व तुच्छ जीव को उसकी उपेक्षा व परंपरा के कारण उसको स्थान न मिलने की अपनी बात को रखते हैं। तो प्रस्तुत है कविता गिरगिट। मुहावरों में कई तरह से जाना जाता है इसे। मुहावरों में कई तरह से जाना जाता है इसे। परंपरा में यह भय उत्पन्न करता है। विज्ञान हालांकि अलग मत रखता है। परंपरा विज्ञान विरोधी है, लेकिन यह अलग विषय है। अनाज में वह घुन की तरह नहीं लगता, चूहे की तरह नहीं कुतरता जरूरी कागजात, इसकी मौजूदगी में छुपा नहीं होता प्लेग का भय, कीड़ों फतिंगों से सफाई करता घर की, बन न सका पूज्य यह लघु उदर जीव। किसी लंबोदर का कृपा पात्र नहीं परंपरा में, किसी लंबोदर का कृपा पात्र नहीं परंपरा में, जो तुच्छ है लघु है हेय है परंपरा में। लेकिन यह अलग विषय है। परंपरा से सीखा हमने कि जहर है इसका जल मल गेहूं की दाने जितना। मनुष्य के गु मूत के बारे में क्या राय रखती है परंपरा? समाज के सबसे उपेक्षित लोगों की जमात सा है यह। समाज के सबसे उपेक्षित लोगों की जमात सा है यह, ठंड से ठिठुरता, शीत लहर की पेट भरता। मनुष्य का बेहतर मित्र हो सकता है निर्वाक, लेकिन मनुष्य में आस्था कैसे भरे यह, परंपरा से कैसे लड़े यह। कभी मजबूत होती होगी आस्था परंपरा से, विश्वास तोड़ती है अब यह, लेकिन यह अलग विषय है। अब मैं आपकी अनुनय नामक कविता लेती हूँ। अनुनय नामक कविता के अंतर्गत कवि किसी से आग्रह करते हैं लौटने के लिए। शायद अपनी प्रेमिका से ही आग्रह कर रहे हो, परंतु यह प्रेम कविता न होकर पूर्ण रूप से तार्किक कविता है, जो कि बुद्धि और विवेक से रची गई है। विभिन्न प्राकृतिक उपादानों जैसे किसान का गान, शिशु की मुस्कान, खेतों में बरसात, नदियों के प्रवाह इत्यादि को व्यक्त करते हुए आग्रह करते हैं कि प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं जैसे रात के बाद सुबह सूरज का लौटना, सर्द मौसम जनवरी फरवरी के बाद फागुन व वसंत के लौटने की बात तर्क देकर करते हैं। विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों जैसे बौर, दूध, जल इत्यादि के उदाहरणों को प्रस्तुत कर वह लौटने का आग्रह करते हैं। वह यह तर्क देते हैं कि लौटना किसी भी नकारात्मकता से परे है। पुनः कवि गति और प्रवाह को उद्घृत करते हुए लौटने के लिए कहते हैं, लौटने में ही सृजन है, ऐसा आपका मानना है। तो प्रस्तुत है कविता अनुनय। उदास किसान के गान की तरह है, उदास किसान के गान की तरह है, शिशु की मुस्कान की तरह है, खेतों में बरसात की तरह है, नदियों में प्रवाह की तरह लौटो, लौट आओ जैसे लौटती है सुबह,
अंधेरी रात के बाद। जैसे लौटती है सुबह अंधेरी रात के बाद, जैसे सूरज लौट आता है सर्द और कठुआए मौसम में, जैसे जनवरी के बाद फरवरी लौटता है, पूस माघ के बाद फागुन, वैसे ही वसंत बनकर लौटो तुम, लौट आओ पेड़ों पर बौर की तरह, थनों में दूध की तरह, जैसे लौटता है साइबेरियाई पक्षी 7 समुंदर पार से प्रेम करने के लिए इसी धरा पर, प्रेमी की प्रार्थना की तरह, लहराती लहरों की तरह लौटो, लौट आओ कि लौटना बुरा नहीं है। यदि लौटा जाए जीवन की तरह, हेय नहीं लौटना। यदि लौटा जाए गति और प्रवाह की तरह, न ही अपमानजनक है लौटना। यदि संजोए हो वह सृष्टि, वह सृजन के अंकुर, लौटने से ही संभव हुई ऋतुएं, फसलें, जीवन, दिन रात। लौटो, लौटने में सिमटी हैं सभ्यताएं अनंत। लौटो, लौटने में सिमटी हैं संभावनाएं अनंत। अब मैं प्रस्तुत करती हूं आपके द्वारा रचित कविता प्रतीक्षा। यह बहुत ही छोटी कविता है। अपना सर्वस्व समर्पित कर नारी किस तरह प्रियतम की प्रतीक्षा करती है और उसके बाद एक संवाद, संस्पर्श और यहाँ तक कि एक मुस्कान पर न्योछावर हो जाती है, इसी भाव को बखूबी दर्शाया है आपने अपनी कविता प्रतीक्षा के अंतर्गत। तो प्रस्तुत है आपकी कविता प्रतीक्षा। उसकी चीख में शामिल इस अकाल काल का दुख, यह ध्यान की सबसे जरूरी स्थिति है, पर उतनी ही उपेक्षित। निज के तिरोहन और समर्पण के उत्कर्ष की स्थिति, कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं, कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी प्रतीक्षा। प्रियतम के संवाद की, संस्पर्श की, मुस्कान की प्रतीक्षा। हमारे समाज में चीखने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम आज भी प्रतीक्षा करते हैं अपने प्रियतम के आगमन की, उनसे बातें करने की, उनके मुस्कान की। धन्यवाद। आज की कविता बस इतनी ही। यहाँ मैंने आप लोगों को इसी से बचा जीवन के कुछ प्रमुख कविताएं मैंने आप लोगों को सुनाई हैं। अब मैं आगे और कविताएं दूसरे भाग में प्रस्तुत करूंगी। तो नमस्कार है डॉक्टर सविता श्रीवास्तव का।